नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ के लिए एमसीक्यूज की क्लास है दोस्तों, है ना। हम समय समय पर जो भी थ्योरी पोर्शन पूरा करा रहे हैं उसके संबंध में हम प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू की सीरीज भी चला रहे हैं अपने यूट्यूब पर। अभी थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में क्योंकि बहुत सी शादी कार्यक्रम थे, हमारे स्टाफ में भी एक दो लोगों की शादी थी तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चूंकि ये एडीओ के क्लास पर बेस्ड है ये एमसीक्यू, और आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग प्रणाली। आपको हमने स्वयं सहायता समूह भी पढ़ा दिया, ग्राम उद्योग भी पढ़ा दिया, उसके एमसीक्यूज भी बता दिए, पर इनको पैसे की जरूरत, ऋण की जरूरत जहां से होती है, जो संस्था देती है, उसके संबंध में भी पढ़ना जरूरी है। अपने सिलेबस में ये भी है, बैंकिंग प्रणाली भी। ठीक है दोस्तों, तो हम बैंकिंग प्रणाली का अध्ययन अपने ऐप में कर चुके हैं। इसकी पूरी थ्योरी क्लास हमारे ऐप में उपलब्ध है। अगर आप एडीओ के कोर्स के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं या एडीओ को कोर्स को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर पर या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर या यूट्यूब में हमारे चैनल पर मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने थ्योरी पोर्शन में जो लास्ट टॉपिक अभी कवर किया है बैंकिंग प्रणाली, उसके एमसीक्यूज हैं। काफी बेसिक क्वेश्चन से लेके हमने क्वेश्चन के जो स्तर है उसको ऊंचा किया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों का कहना है कि सर ये सब क्वेश्चन तो आते नहीं। तो भैया देखिए, आपको पता है कि वो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, आपके लिए सरल है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है ना। तो और हम बिल्कुल उनको साथ लेके चलेंगे, जिनको सब कुछ आता है उनको भी और जिनको नहीं आता उनको भी। हम आपके साथ है, यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है, आपने वो कहावत तो सुनी थी, मैं अकेले चल रहा था, लोग मिलते गए और कारवां बनता चल गया। तो बिल्कुल हमारे संस्था की कहानी कुछ इसी ही प्रकार की है कि बहुत से कम लोगों के साथ हमने ये तैयारी चालू की थी, और आज भगवान की दया से बहुत अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और होप सो आगे भी जुड़े रहेंगे। आप लोग का प्यार और आप लोग का सहयोग इसी तरह बना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आप इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हाई होगा, और ये बैंकिंग प्रणाली से संबंधित पूरे क्वेश्चन हैं, और इसका पार्ट 2 भी अपन लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गणेश भगवान का नाम लेके, गुरुवार का दिन है और क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में संचालित अनुसूचित बैंकों को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे, हर जगह पढ़े होंगे। इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल एसएससी, रेलवे के एग्जाम में भी काम आएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे यहाँ भारत में बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, सर्वोच्च बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई। हमारे यहाँ हर बैंकिंग संस्था को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। और किस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित करती है? बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 के अंतर्गत। ठीक है, हमारे यहाँ आरबीआई है जो अपने से नीचे वाणिज्यिक बैंकों को पूरा मॉनिटर करती है। आप करोड़पति में भी ऐड देखते होंगे, आरबीआई का ऐड आता है क्या? सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। तो भैया हर प्रकार के ग्राहक को कोई भी परेशानी मत हो, उसको हर प्रकार से सुविधा मिले, इसके लिए आरबीआई काम करती है। अनुसूचित बैंक वो होते हैं जो अनुसूची 2 में, कहा आरबीआई के अनुसूची 2 में लिस्टेड है, तो उन बैंकों पर पूरा नियंत्रण कौन रखता है? आरबीआई। तो हमारे यहाँ अनुसूचित बैंक को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है दोस्तों? आरबीआई है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम आपके किस में लिखा रहता है दोस्तों? जिसका नाम लिखा रहता है आपके नोट में, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए, तो ये हो गया बैंकों का बैंक, बैंक को नियंत्रित करने वाली संस्था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था।
मतलब जो बैंकिंग का काम नहीं करती, जो आपसे जमा नहीं लेती है, जो आपको ब्याज नहीं देती है, जहां आपका अकाउंट नहीं है, जहां आप एफडी नहीं करते, वो है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। तो बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था नहीं है बोल रहा है? मतलब इसमें सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है और एक जन है जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था नहीं है, मतलब वो वाणिज्यिक बैंक है। तो इसमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंक है ये पूछ रहा है। आपको पता है दोस्तों, हमने अपने थ्योरी क्लास में कहा है नाबार्ड गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, सिडबी भी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है ना। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। आपकी जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था नहीं है दोस्तों, वो कौन सी है? एसबीआई। एसबीआई आपकी बैंकिंग वित्तीय संस्था है। एसबीआई क्या है? आपकी बैंकिंग वित्तीय संस्था है ना। क्यों? क्योंकि यहां आपका अकाउंट रहता है, आप यहां पैसा जमा करते हो, जमा पे आपको ब्याज मिलता है, आप लोन लेते हो, लोन पे आप ब्याज देते हो, एफडी करते हो, एफडी पे आपको ब्याज मिलता है। तो बैंकिंग वित्तीय संस्था है ये, ठीक है। कौन सी? एसबीआई, है ना। ये सब भी बैंक हैं, लेकिन यहां आपका अकाउंट नहीं है। ये आपको लोन देंगे लेकिन उस पर बहुत कम ब्याज दर पे देंगे। ये आप यहां पैसा जमा नहीं कर सकते, ये केवल लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। छोटे उद्योगों को डेवलप करती है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था नहीं है? ये तीनों गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है और एसबीआई गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था नहीं है क्योंकि ये बैंकिंग वित्तीय संस्था है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक विकासकर्ता बैंक नहीं है? विकासकर्ता, ऐसा बैंक जिसका काम है डेवलपमेंट करना। तो कौन से बैंक का काम डेवलपमेंट करना नहीं है बोल रहा है? तो बताइए भाई, है ना। आपको पता है नाबार्ड, है ना, रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ एग्रीकल्चर बैंक ऑफ, है ना, जो क्या, भारतीय राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड, ठीक है, ये भी है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी डेवलपमेंट बैंक है। उसके बाद आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी डेवलपमेंट बैंक है। तो कौन सा डेवलपमेंट बैंक नहीं है? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट बैंक नहीं है। ये क्या है? ये बैंकिंग संस्था है, ये बैंकिंग संस्था है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन के मतलब को समझिए। विकास करता, विकास करता कौन सा बैंक विकास नहीं करता? एसबीआई किसी पर्टिकुलर चीज के विकास के लिए काम नहीं करता। नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, सिडबी छोटे उद्योगों के लिए काम करता है, आईडीबीआई बड़े उद्योगों के लिए काम करता है, एसबीआई अपना व्यापार करने के लिए काम करता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एसबीआई। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एसबीआई, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निवेश करने वाली संस्था कौन सी है? ऐसी संस्था जिसमें आप पैसा निवेश करते हो, पैसा लगाते हो, ठीक है। बैंक में पैसा जमा करना वो निवेश नहीं कहलाता है, उसको आप कभी भी निकाल सकते हो, है ना। इन्वेस्ट करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपको पता है सिडबी में आप नहीं कर सकते, एसबीआई में नहीं कर सकते, आईडीबीआई में नहीं कर सकते। हम पैसा निवेश कहां करते हैं? यूटीआई में, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कहां? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसमें आप कहां पैसा लगाते हो? म्यूचुअल फंड में। किसमें? म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, ठीक है। यहीं से आप क्या करते हो? एसआईपी करते हो, है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हम पैसा कहां निवेश करते हैं? पैसा दो जगह निवेश करते हैं, है ना। एक एलआईसी में निवेश करते हैं और एक यूटीआई में निवेश करते हैं। यूटीआई क्या है? यूटीआई म्यूचुअल फंड वाली संस्था है। यहां पे हम म्यूचुअल फंड में, शेयर में, एसआईपी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे निवेश करने वाली संस्था कौन हुई? एकलौती हुई यूटीआई, ठीक है। चलिए, आरबीआई की स्थापना कब की गई? बहुत बार पूछा है, कई बार पूछा है, एसएससी रेलवे में तो पूछता ही पूछता है। आरबीआई बैंक, है ना, क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए फटाक से। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। तो आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। और इसके लिए अधिनियम क्या है? आरबीआई अधिनियम 1934, अधिनियम 1934 है और स्थापना हुई अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था को सरकार का बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है? किस संस्था को सरकार का बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है? बहुत पूछता है, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए फटाक से, किस संस्था को सरकार का बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है? आपको पता है मेरे दोस्तों, हमने पढ़ा है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, इसको क्या कहा जाता है? और सर्वोच्च बैंक, क्या? सर्वोच्च बैंक, है ना। उसके बाद केंद्रीय बैंक, क्या? केंद्रीय बैंक। ये सब किसको कहा जाता है? आरबीआई को। अब मैं बता रहा हूं इसको सरकार का बैंक क्यों कहा जाता है। अगर भारत सरकार को कर्जा लेना होता है ना, तो आरबीआई से कर्जा लेती है, इसीलिए वो सरकार का बैंक हो गई। अगर छोटे जो और अनुसूचित और वाणिज्यिक बैंक है, जो जहां आपका अकाउंट है, उन लोगों, उन बैंकों को अगर कर्जा लेना होता है तो वो कहां से लेगी? वो भी आरबीआई से लेगी। तो इसीलिए इसको सरकार का बैंक और बैंकों का बैंक कहा जाता है। सर्वोच्च बैंक, सभी बैंकों में सबसे टॉप लेवल पर कौन रहेगा हायरार्की में? आरबीआई रहेगा, इसलिए इसको सर्वोच्च बैंक कहा जाएगा। हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक, जो केंद्रीय संस्था है जो सभी बैंकों को चला रही है, वो कौन है? आरबीआई है, इसलिए इसको केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, ये एग्जाम में एज इट इज पूछता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना, पूरा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत का चयन करना है दोस्तों। किसका चयन करना है? गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ा है कि आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, क्या थे? हाँ या नहीं बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए, है ना। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, ये चीज सही है, ठीक है, ये चीज सही है। गलत का कथन करना है तो ये तो सही है। उसके बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया, क्या बताइए ये सही है? बताइए कमेंट करके, सही है, यस या नो, फटाक से, है ना। तो भैया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। एसएससी और रेलवे का पेटेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का मुख्यालय, ये गलत हो गया है ना आपका, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, बिल्कुल है। पहले कहां था इसका मुख्यालय? कलकत्ता में था, पहले कलकत्ता में था, अब मुंबई में है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सर सीडी देशमुख थे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है? गलत है बी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आरबीआई के बारे में मैं बता देता हूं, आरबीआई का जो स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को हुआ। इसके लिए अधिनियम लाया गया 1934। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया ना, उसी समय इसकी स्थापना हुई है, उसी समय सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई है, ठीक है। तो दोस्तों इसके पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय अभी मुंबई में है, ये भी सही है। इसका पहले मुख्यालय कलकत्ता में था, अभी मुंबई में है, ये सही है। आरबीआई के पहले भारतीय आदमी जो गवर्नर बने सर सीडी देशमुख थे, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, कब? 1 जनवरी 1949 को किया गया दोस्तों। यहां 50 लिखा है, ये गलत हो गया, 1 जनवरी 1949 को किया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब राष्ट्रीयकरण करने के बाद वो संस्था किसकी हो जाती है? सरकार की हो जाती है। राष्ट्रीयकरण करने के बाद संस्था किसकी हो जाती है? सरकार की हो जाती है। जैसे पहले, है ना, इंडियन एयरलाइंस किसका था? जमशेदजी टाटा का था, उसका राष्ट्रीयकरण करके उसको सरकार का कर दिया गया था। अब सरकार ने उसको वापस टाटा को ही बेच दिया, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण मतलब सरल शब्दों में, जब सरकार किसी उद्योग, किसी संस्था को ले लेती है और खुद चलाती, तो उसको बोलते हैं उसका राष्ट्रीयकरण होना, मतलब वो सरकार अब पूरे राष्ट्र को समर्पित कर दी है। तो पहले ये निजी क्षेत्र का बैंक था, आरबीआई पहले निजी क्षेत्र का बैंक था। इसको 1 जनवरी 1950 को क्या, 1 जनवरी 1949 को इसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसको सरकारी बैंक और केंद्रीय बैंक के रूप में क्या किया गया? मान्यता दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, है ना। आजादी के समय भी अगर गवर्नर पूछेगा तो कौन थे? सर सीडी देशमुख थे। और पहले भारतीय गवर्नर भी कौन थे? सर सीडी देशमुख थे। और राष्ट्रीयकरण के समय भी गवर्नर कौन थे? सर सीडी देशमुख थे। ये आपको याद रखना है। चलिए, ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइए, 8वें नंबर का क्वेश्चन, फटाक से कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता? बहुत पूछता है दोस्तों, बहुत पूछता है ना। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन की सीरीज हमारी बहुत अच्छी है ना। आपको ये प्रीवियस एग्जाम में और बहुत से जो पहले एग्जाम हुए हैं उनमें, और आपको नए एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा सेट किया गया, काफी मेहनत किया गया टीचर के द्वारा यहाँ पे, ठीक है।
तो बताइए कौन सा काम आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता? नहीं किया जाता। ठीक है, देखिए आपको पता है, कमेंट करके बताइए। चलिए, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। मौद्रिक नीति क्या होता है दोस्तों? मैडम, हाँ, और हमारे इस सीरीज का जो मेन उद्देश्य है ना, वो एनालिसिस बेस्ड क्विक रिवीजन है। आपको हम सभी क्वेश्चन का एनालिसिस भी करके बताएंगे, जिससे आप जो थ्योरी पढ़े हैं उसका रिवीजन भी फटाक से हो जाए। एकदम क्विक रिवीजन के फॉर्म में डिसाइड है दोस्तों ये। ठीक है, तो मैं एक एक ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मौद्रिक नीति जारी करना, बिल्कुल आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है। मौद्रिक नीति मतलब आरबीआई, है ना, ये देखती है कि मार्केट में कितना पैसा रहना चाहिए या मार्केट से कितना पैसे को कम करना चाहिए। मुद्रा के प्रवाह को, तरलता के प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। अगर वो तरलता के प्रवाह को नियंत्रित नहीं करेगा ना, तो महंगाई बढ़ जाएगी। अगर मार्केट में एकाएक बहुत पैसा चले गया तो क्या होगा? सबके पास पैसा आ जाएगा और वस्तुएं कम हो जाएंगी और महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे आपका वेनेजुएला में, वेनेजुएला ने क्या किया? हाँ, वेनेजुएला ने क्या किया? नया नोट छाप के अपनी गरीबी दूर करने की कोशिश की, तो वहां 2.5 लाख रुपए पैकेट ब्रेड बिका है। श्रीलंका में ऐसी हुआ, है ना, श्रीलंका में क्या है, 5,000 10,000 रुपए किलो टमाटर बिका। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतना पैसा हो गया कि लोगों के पास पैसा हो गया और चीजें कम हो गई। तो यही पैसा कितना मार्केट में रहना चाहिए और कितना मार्केट से पैसा वापस बैंक में आना चाहिए, उसी को बोलते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के तहत क्या करते हैं, है ना, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, एमएसएफ, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके परसेंटेज को घटाते बढ़ाते हैं। आपको पता है नया नोट कौन बनाता है? नया नोट भी आरबीआई बनाती है ना। करेंसी नोट, करेंसी नोट, नए नोटों को क्या बोलते हैं? करेंसी नोट। करेंसी नोट कौन छापता है? आरबीआई छापती है। उसके छापने के कारखाने का है ना, मैसूर में है, नासिक में है। और विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित भी कौन करता है? आरबीआई करती है। हमारे यहाँ जो विदेश के डॉलर आते हैं या हमारे पैसे जो विदेश में जाते हैं, उसको भी नियंत्रित कौन करती है? आरबीआई करती है। आरबीआई ग्राहक सेवा प्रदान नहीं करती। आरबीआई में किसी भी आदमी का अकाउंट नहीं होता, कोई भी वहां पे अकाउंट नहीं खोल सकता, तो ग्राहक सेवा प्रदान नहीं करती आरबीआई, है ना। तो इनमें से कौन सा कार्य आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन डी, ग्राहक सेवा प्रदान करने का कार्य आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता। आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, सर्वोच्च बैंक है। ठीक है, यहां ग्राहकों का काम नहीं होता। ग्राहक लोग इससे नीचे वाले एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं। सरकारी क्षेत्र या लोक क्षेत्र बैंक का पंजीयन किसके नाम पर होता है? बताइए दोस्तों। सरकारी बैंक या लोक क्षेत्र के बैंक का मतलब गवर्नमेंट के बैंक का पंजीयन किसके नाम पर होता है? कमेंट करके बताइए फटाक से। राष्ट्रपति के नाम पर होता है, प्रधानमंत्री के नाम पर, वित्त मंत्री के नाम पर, या आरबीआई के नाम पर? आपको हमने पढ़ाया कि भैया सरकारी बैंक का रजिस्ट्रेशन राष्ट्रपति के नाम पर होता है और प्राइवेट बैंक का रजिस्ट्रेशन किसी व्यक्ति या किसी समिति के नाम पर होता है। आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है क्या? राष्ट्रपति, 52 में कहा गया भारत का राष्ट्रपति होगा और 53 में कहा गया कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो हमारे यहाँ सभी काम किसके नाम से किए जाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति के नाम से। तो हमारे यहाँ जो आपके सरकारी बैंक है उनका रजिस्ट्रेशन किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसे लग रही है सीरीज, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। इसी तरह हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों की संरचना किस प्रकार की होती है? सहकारी बैंक बोल रहे हैं दोस्तों, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव बैंक, है ना, कोऑपरेटिव बैंक होता है, ठीक है। वहां क्या होता है, कुछ लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं और उसके द्वारा बैंक चलाते हैं। इस समिति के लोग ही उस बैंक के ग्राहक होते हैं और इस समिति के लोग ही उस बैंक के मालिक भी होते हैं, ठीक है। तो एक साथ मिलकर समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई काम करना कोऑपरेटिव है, ठीक है। तो सहकारी बैंक हमारे यहां चलते हैं। तो सहकारी बैंक की संरचना छत्तीसगढ़ में कितने स्तर की है दोस्तों? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाक से, कमेंट करके बताइए। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं इसको, है ना। तो आप लोग को पता है मेरे दोस्तों, मेरे युद्ध वीरों, मेरे रणबांकुरों, मेरे सिपल सहारों, मेरे इक्तेदारों, कि हमारे यहाँ सहकारी बैंक की संरचना त्रिस्तरीय है। हमारे यहाँ 3 स्तर के सरकारी बैंक है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सहकारी बैंक का संचालन किस अधिनियम के अनुसार होता है? अधिनियम तो एकदम पढ़ना ही है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अधिनियम, है ना। तो अधिनियम तो पढ़ना ही है। तो सहकारी बैंक वही जो व्यक्ति लोग मिलके
बैंक बनाए और चला रहे हैं समान उद्देश्य के लिए, वही व्यक्ति उसके मालिक भी होते हैं, वही उसके ग्राहक भी होते हैं। ठीक है, तो सहकारी बैंक का संचालन किस अधिनियम के अनुसार होता है, बताइए फटाक से कमेंट करिए। तो मैं आपको बताता हूं, सहकारी बैंक का संचालन सहकारी अधिनियम 1904 के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सहकारी अधिनियम 1904 के द्वारा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। सहकारी बैंक के संबंध में आरबीआई के नियम बनाने के अधिकार हैं। मतलब किस क्षेत्र तक आरबीआई नियम बना सकता है सहकारी बैंक के लिए, बताइए, कमेंट करके बताइए फटाक से। सहकारी बैंक के संबंध में आरबीआई किस हद तक नियम बना सकता है? असीमित अधिकार है, मतलब किसी भी हद तक नियम बना सकता है। सीमित अधिकार है, मतलब थोड़ा लिमिटेड नियम बना सकता है। केवल कुछ विषय में, मतलब एक दो टॉपिक पे नियम बना सकता है। या फिर डी, आरबीआई को कोई अधिकार नहीं है। कमेंट करके बताइए। ये हमने बहुत अच्छे से किया है। तो मैं आपको बताता हूं, है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल कुछ विषय में, केवल कुछ विषय में आरबीआई नियम बनाएगा, केवल कुछ विषय में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सहकारी बैंक किससे चलता है? सहकारी अधिनियम 1904 और राज्य शासन का नियम, और तीसरा केवल कुछ विषय में आपके आरबीआई के नियम से चलता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल कुछ विषय में आरबीआई, केवल कुछ विषय में आरबीआई सहकारी बैंक के लिए, सरकारी नहीं सहकारी बैंक के लिए नियम बना सकती है। ऑप्शन सी। चलिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए भारत में सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है? अरे बहुत पूछा है, कई बार पूछा है एसएससी और रेलवे में, है ना, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए बताइए। चलिए, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, नाबार्ड या एसबीआई, है ना? तो इसका ऑप्शन कमेंट करिए दोस्तों फटाक से। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए भारत में सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है? आपको बहुत अच्छे से पता है, नाबार्ड है ना? राष्ट्रीय राष्ट्रीय नेशनल बैंक ऑफ रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, ठीक, यही होगा नाबार्ड का। तो हमारे यहां कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ, ठीक, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो ये बहुत पूछा है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। ठीक है, मैं बता दूं दोस्तों, नाबार्ड की जो स्थापना हुई है ना, बहुत पूछता है, ये आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई है? डेट तो एज इट इज याद रखो, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। और कौन सी समिति के सिफारिश पर हुई है? शिवरामन समिति के सिफारिश कर, कौन से? शिवरामन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है। ये पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को, और शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जाहिर सी बात है, यहां लिखा है कृषि एवं ग्रामीण विकास, उसके लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। सहकारी बैंक का मूल मंत्र वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन है, सही है? बिल्कुल सही है। सहकारी बैंक का नारा क्या है? काम करो। सहकारी बैंक की संरचना अपने यहाँ कितनी है? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय है, बिल्कुल है। त्रिस्तरीय कौन कौन सी है? पहला है क्या? राज्य सहकारी बैंक, जो दूसरा है जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक, और तीसरा है प्राथमिक कृषि साख समितियां, है ना? 3 स्तर हो गया। और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है? नहीं भैया, सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो इनमें से गलत कथन क्या हो गया? कथन डी गलत हो गया। अपने यहाँ जो वाणिज्यिक बैंक है, जैसे एसबीआई, आईडीबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन लोग का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। ये वाणिज्यिक बैंक है, ये व्यापार करने के लिए मार्केट में आई है, और व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो लाभ कमाने वाला मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक बैंक का होता है। यह है सहकारी बैंक, जो
समान उद्देश्य के लोगों ने अपने सहयोग से मिलकर सहयोग करने के लिए बनाया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या? सहयोग करना। क्या? सहयोग करना। ये ऋण प्रदान करती है, सहयोग करना, और ये ना लाभ और ना हानि के सिद्धांत पर काम करती है। इसको ना लाभ कमाना है ना हानि होना है, ना लाभ ना हानि के सिद्धांत पर काम करती है। तो ये याद रखिएगा, सहकारी बैंक का मूल मंत्र क्या है? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इसका क्या है नारा? काम करो। हमारे यहाँ इसकी त्रिस्तरीय संरचना है और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो यहां गलत क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। चलिए, कैसा लग रहा है सीरीज दोस्तों? बताइए कमेंट करके। ग्राम स्तर पर कृषकों को ऋण देने वाली संस्था कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो किसानों को ग्राम स्तर पर ऋण देती है खेती के लिए, वो संस्था कौन सी है? सहकारी बैंक के बारे में पूछ रहा है। राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समितियां, केंद्रीय सहकारी बैंक। तो आपको मैंने बताया है कि ग्रामीण स्तर पर क्या होता है दोस्तों? ग्राम स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर कृषकों को ऋण देने वाली संस्था कौन सी है? प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, प्राथमिक साख समितियां इसी को बोलते हैं, गांव में देखना रहता है ना। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां या साख समितियां, यही किसानों को खेती के लिए ऋण देती है। ऋण इनको जिला सहकारी बैंक भी देखता है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर, ग्राम स्तर पर कौन होता है? ग्राम स्तर पर बोल रहे हैं तो यहाँ पे प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां ग्रामीण स्तर पर किसानों को ऋण देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एपेक्स बैंक की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में एपेक्स बैंक की संख्या कितनी है भाई? बताइए। छत्तीसगढ़ में एपेक्स बैंक की संख्या है 5। अभी जिसका कुछ समय पहले भर्ती हुआ, अपेक्स बैंक का भर्ती निकला था ना, लेखापाल प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक, पता नहीं क्या क्या पोस्ट था, तो अपेक्स बैंक की संख्या हमारे यहां 5 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपेक्स बैंक की शाखा नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 में पढ़ाया था, कहां कहां पे है? एक मुख्यालय है, 4 जगह शाखा है, तो कहां कहां है बताइए भाई, कमेंट करके बताइए। आपको पता है मेरे दोस्तों कि भिलाई में शाखा है, अपेक्स बैंक की शाखा भिलाई में है। ठीक है, सिविक सेंटर के पास, है ना। उसके बाद है रायगढ़ में भी है। कहां है? रायगढ़ में भी है। उसके बाद बिलासपुर में भी है। अपेक्स बैंक की शाखा कहां नहीं है दोस्तों? अपेक्स बैंक की शाखा कोरबा में नहीं है। अपेक्स बैंक की शाखा कोरबा में नहीं है। 5 में 3 ये हो गया, भिलाई, रायगढ़, बिलासपुर। एक है पंडरी रायपुर में। कहां? पंडरी रायपुर में। और एक मुख्यालय कहां है? मुख्यालय है कहां? रायपुर में। मुख्यालय कहां है? रायपुर में। टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। तो रायपुर में 2 है, एक शाखा पंडरी में है और मुख्यालय रायपुर में। उसके बाद भिलाई में एक शाखा है, रायगढ़ में एक शाखा और बिलासपुर में एक शाखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहां है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहां है? कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा, इसका क्या उत्तर हो सकता है। ठीक है, पढ़े हैं अपन, काफी अच्छे से किए हैं इसको, है ना। तो भैया छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय मेरे दोस्तों, मेरे युद्धवीरों, रणवीरों, इक्तेदारों, इसका मुख्यालय है रायपुर में। कहां? रायपुर में। तो रायपुर ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां कहीं तीनों जगह में नहीं है मुख्यालय। मुख्यालय कहां है? रायपुर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक किन संस्थानों से ऋण लेती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां कहां से ऋण लेती है? ठीक है, बताइए, कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक कहां से ऋण लेती है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक आपका आरबीआई से भी ऋण लेती है, नाबार्ड से भी ऋण लेती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये दोनों जगह से ऋण लेती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सहकारी बैंक का मुख्य काम है ग्रामीण विकास करना। तो ग्रामीण विकास करने वाली संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। और उसके बाद सहकारी बैंक चूंकि बैंक है, तो बैंकों का बैंक कौन हो गया?
आरबीआई। तो दोनों जगह से ऋण कौन लेता है? सहकारी बैंक लेता है। कहां से? आरबीआई से और नाबार्ड से। चलिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जो आपने क्वेश्चन पढ़ाया वो आया नहीं, है ना, या फिर हमको समझ नहीं आया। तो मैं एक चीज बता दूं, यहाँ क्वेश्चन इस टाइप से डिजाइन किया गया है दोस्तों कि वो टॉपिक का पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। क्योंकि हर टॉपिक से मैं 10-10 क्वेश्चन लूंगा तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे डिसाइड किया गया है, ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो पूरा टॉपिक क्या हो जाए? कवर हो जाए, ठीक है। तो वही हम कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन से टॉपिक कवर भी हो जाए और उसका रिवीजन भी हो जाए। अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन एज इट इज नहीं आया, लेकिन इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आया जिसका हम यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो भी तो आखिर क्वेश्चन ही हुआ ना। अब एज इट इज तो बहुत मुश्किल है, 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन टॉपिक से संबंधित, हमारे डिस्कशन से संबंधित, हमारे एनालिसिस से संबंधित अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी आपके काम आएंगे। तो आप जो ये डिस्कशन हो रहा है ना, इसको भी अच्छे से सुनिए और अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आया मैं किस टाइप से बोला? एज इट इज क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो वो तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं एनालिसिस करके, ठीक है। तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के संबंध में क्या गलत है, ठीक है, गलत को पहचानना है। यह प्राथमिक कृषि साख समितियों को ऋण देती है, बताइए सही है कि नहीं? हाँ सही है, यह प्राथमिक कृषि साख समितियों को ऋण देती है, ठीक है। चलिए, जिले के अंदर स्थित सभी प्राथमिक साख समितियां इसके नियंत्रण में रहती है, बिल्कुल रहती है। ये जितने भी ग्रामीण स्तर पर ऋण देने वाली प्राथमिक कृषि साख समितियां उसको नियंत्रित करती है और उनको ऋण भी देती है। जिले में स्थित सभी कृषि साख समितियों को अनिवार्य रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण करनी होती है। यह भी सही है दोस्तों, ये भी सही है कि भैया जिले में जो सहकारी बैंक होता है उसको बोलते हैं जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक। जिले में जो सहकारी बैंक होता है उसको बोलते हैं जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि साख समितियों को ऋण देती है, हाँ देती है। जिले के अंदर सभी प्राथमिक कृषि साख समितियां इसके नियंत्रण में रहती, हाँ रहती है। जिले के अंदर सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों को इसका सदस्य बनना पड़ता है, हाँ बनना पड़ता है। अब ये भी सही है कि नहीं, देख लेते हैं। जिला सहकारी बैंक केवल समितियां ही सदस्यता ले सकती है, तो भैया ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। जिला सहकारी बैंक में समितियों के अलावा व्यक्ति भी सदस्यता ले सकते हैं, है ना, व्यक्ति भी सदस्यता ले सकते हैं, ठीक है, सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। तो जिला सहकारी बैंक की सदस्यता प्राथमिक कृषि साख समितियां तो ग्रहण करती ही है, साथ ही इंडिविजुअल व्यक्ति भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे यहां त्रिस्तरीय संरचना है। त्रिस्तरीय संरचना में राज्य में क्या होता है? राज्य में होता है राज्य सहकारी बैंक। क्या होता है? राज्य सहकारी बैंक, है ना। उसके बाद जिला स्तर में क्या होता है? जिला स्तर में होता है जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक। क्या? जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक। और ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम स्तर पर होता है प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति, ठीक है। तो ये 3 स्तरीय संरचना हो गई। सबसे ऊपर होता है राज्य सहकारी बैंक, उसके नीचे प्रत्येक जिले में जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक, उसके अंदर गांव के अंदर प्राथमिक कृषि साख समितियां। ग्राम स्तर पर ये कर्जा देती है ना, जिला स्तर पर ये कर्जा देती है, और ये दोनों को कर्जा राज्य सहकारी बैंक देता है, और राज्य सहकारी बैंक को कर्जा आरबीआई और नाबार्ड देता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया डिस्कशन। तो भैया जिला सहकारी बैंक में केवल समितियां ही नहीं, व्यक्ति भी इसके सदस्य बन सकते हैं, तो ऑप्शन डी। चलिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पीएससी प्री में 1-2 बार पूछा जा चुका है, व्यापम में कई बार पूछा जा सकता है।
पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता भी है। कृषकों को 0% ब्याज दर पर किस वित्तीय वर्ष से अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जा रहा है? फटाक से बताइए, है ना, कमेंट करके बताइए। कृषकों को कितना? 0%, मतलब ब्याज नहीं देना है, ठीक है। 0% ब्याज दर पर किस वित्तीय वर्ष से अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जा रहा है? यूपीएससी में भी पूछा है, बताइए। वित्तीय वर्ष 2013-14 से, वित्तीय वर्ष 2014-15 से, वित्तीय वर्ष 2015-16 से, वित्तीय वर्ष 2011-12 से। क्या है? कमेंट करके बताइए फटाक से। शून्य ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण, तो भैया आपको पता है शून्य ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण, है ना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रदान किया जा रहा है। कब से प्रदान किया जा रहा है? वित्तीय वर्ष 2014-15 से 1 अप्रैल 2014 से, है ना, शून्य ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है कृषकों को। और कैसा ऋण? अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये बहुत पूछा जा चुका है पहले भी। अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? बताइए। कृषि ऋण की, अल्पकालीन कृषि के लिए ऋण चाहिए तो उसकी अधिकतम सीमा क्या है मेरे दोस्तों? बताइए। ये हम पढ़े हैं, अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? आपको पता है अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तक है। अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तक है। और यही अल्पकालीन कृषि ऋण हमारे छत्तीसगढ़ में माफ हुआ था किसानों का। यही हमारे यहाँ जो कृषि ऋण माफ हुआ ना भूपेश बघेल सरकार में, वो अल्पकालीन कृषि ऋण ही माफ हुआ था। तो हमारे यहाँ अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? हमारे यहाँ अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है, अल्पकालीन, ठीक है। इसी को माफ किए थे, ठीक। अब अगला देखते हैं, अल्पकालीन कृषि ऋण कितने समय के लिए प्रदान किया जाता है? ड्यूरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पकालीन कृषि ऋण हमारे यहाँ कितने समय के लिए प्रदान किया जाता है? बताइए दोस्तों कमेंट करके, कितने समय के लिए प्रदान किया जाता है? 12 माह, 15 माह, 18 माह, 24 माह, कितने माह के लिए प्रदान किया जाता है? आपको पता है कि हमारे यहाँ अल्पकालीन कृषि ऋण 15 माह से कम समय के लिए प्रदान किया जाता है। कितने समय के लिए प्रदान किया जाता है? 15 माह से कम समय के लिए। अल्पकालीन कृषि ऋण 15 माह से कम समय के लिए, मध्यकालीन कृषि ऋण 15 माह से 5 साल के लिए, ठीक है। और दीर्घकालीन कृषि ऋण 5 साल से ज्यादा समय के लिए, 5 साल से अधिक के लिए जब समय से दिया जाएगा तो उसको दीर्घकालीन कृषि ऋण कहेंगे। अल्पकालीन कृषि ऋण 15 माह के लिए, मध्यकालीन कृषि ऋण 15 माह से 5 साल के लिए, और दीर्घकालीन कृषि ऋण 5 साल से अधिक के लिए दिया जाता है समय के हिसाब से, ठीक है। चलिए, अल्पकालीन कृषि ऋण की ऋण अधिकतम सीमा क्या है? 5 लाख रुपए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्पकालीन कृषि ऋण में नगद और वस्तु का अनुपात क्या है? यह पूछा ही जाएगा दोस्तों। जब आप अल्पकालीन कृषि ऋण लेते हो सहकारी बैंक या किसी भी बैंक से, तो आपको नगद और वस्तु का अनुपात क्या है? आपको कितना पैसा कैश में मिलेगा और कितने पैसे का आपको बीज, यूरिया या फिर कीटनाशक, खेती के लिए जो चीज जरूरी है वो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। होता क्या है, जब हम लोग कृषि ऋण लेते हैं ना, तो हमको जो नगद है वो तो मिलता है, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उससे हम सोसाइटी से यूरिया खरीदते हैं, है ना, प्रमाणित बीज खरीदते हैं, ठीक है। तो वो भी लोन के रूप में लेके खरीदते। फिर जब आप अपना धान बेचोगे ना, तो वो लोन का पैसा ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा और जितना आपका पैसा बचेगा वो मिल जाएगा। हम ऋण लेके खेती किए तो उसमें हमको एक निश्चित अमाउंट क्या मिला? कैश मिला। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसका हमको क्या मिलेगा? उसका हमको यूरिया मिलेगा, खाद मिलेगा, बीज मिलेगा, कीटनाशक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम उस चीज का उपयोग करेंगे अपने खेती में। उसके बाद हम खेती से फसल उगा लिए, फसल को हम लोग क्या भेजेंगे? सोसाइटी भेज के बेचेंगे। वहां जितने का फसल हुआ उतने में वो लोन कट जाएगा और बाकी पैसा हमको मिलता है। तो भैया नगद और वस्तु का अनुपात क्या है? 50-50 है, 70-30 है, 60-40 है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए अल्पकालीन कृषि ऋण में नगद और वस्तु का अनुपात क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, ऑप्शन सी, है ना, नगद और वस्तु का अनुपात है 60 और 40 का। आपको नगद मिलेगा 60 रुपए और 40 रुपए आपको सामान लेना पड़ेगा। मान लो आप 100 रुपए का ऋण लेते हो तो इसमें आपको कैश मिलेगा 60 रुपए, ठीक है, और आपको वस्तु मिलेगी 40 रुपए की, ठीक। चलिए,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसकी संख्या बदलती भी रहती है। वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं? ग्राम स्तर पर ऋण देने वाली प्राथमिक कृषि साख समितियां कितनी है हमारे यहां, यह पूछा गया है। संख्या, ग्राम स्तर पर ऋण देने वाली प्राथमिक कृषि साख समितियां कितने हमारे यहां, बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए फटाक से। ठीक है, हमारे यहां ग्राम स्तर पर ऋण देने वाली प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या वर्तमान में 2058 है। कितनी है वर्तमान में? 2058। ठीक है, इतनी समितियां ऋण देती हैं कृषकों को और कृषक खेती करते हैं, अल्पकालीन कृषि ऋण। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख समितियों के अंतर्गत कितने कृषक पंजीकृत है? मतलब ये जो प्राथमिक कृषि साख समितियां है ना 2058, इसके अंतर्गत कितने कृषक है जो पंजीकृत है और लोन ले सकते हैं? बताइए दोस्तों, ये डेटा आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कितने कितने कृषक पंजीकृत हैं अपने यहां अभी वर्तमान में? ठीक है, 29.05 लाख कृषक पंजीकृत हैं। मतलब इतने कृषक हैं जो प्राथमिक कृषि साख समितियों से ऋण लेके खेती कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या 2058 है और इसमें पंजीकृत कृषक हैं आपके कितने? 29.05 लाख। मतलब 29,05,000 कृषक पंजीकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों के द्वारा मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्यों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? देखिए, कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दे दिया। पहले हमारे यहाँ मत्स्य पालन कृषि के अंतर्गत नहीं आता था, अब मत्स्य पालन हमारे यहाँ कृषि के अंतर्गत आ गया। अब जब ये कृषि के अंतर्गत आ गया तो मत्स्य पालन के लिए हमको प्राथमिक कृषि साख समिति से लोन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये कृषि है और जब ये कृषि नहीं था तो लोन नहीं मिलता था। तो प्राथमिक कृषि साख समितियां अब मत्स्य पालन के लिए भी लोन देती है, क्योंकि मत्स्य पालन को भी हमने क्या कर दिया है? खेती मान लिया है। तो भैया मत्स्य पालन के लिए हमको कितना अधिकतम ऋण मिलता है ना? मत्स्य पालन के लिए ऋण की अधिकतम सीमा क्या है बताइए? मत्स्य पालन के लिए ऋण की अधिकतम सीमा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए, 3 लाख रुपए। कितना? 3 लाख रुपए मत्स्य पालन के लिए हमारे यहाँ 3 लाख रुपए मिलता है ऋण, और वो भी शून्य ब्याज दर पर। कितने पर? 0% ब्याज दर पर। जैसे खेती के लिए मिलता है ना 2014 से 0% ब्याज दर पर, वैसे ही मछली पालने के लिए भी 3 लाख रुपए 0% ब्याज दर पर दिया जाता है। यहाँ मत्स्य पालन बोल रहा है इसलिए 3 लाख है, अगर अल्पकालीन कृषि ऋण बोलता तो 5 लाख हो जाता। ठीक है, यहाँ मछली पालने के लिए 3 लाख मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। काफी अच्छा जा रहा है ये सीरीज। निम्न में से किस बैंक में आप अपना खाता नहीं खोल सकते? कई बार पूछा है, लास्ट में मैं ये क्वेश्चन डलवा ही दिया कि कौन से बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, दुनियादारी अकाउंट नहीं खोल सकते। एसबीआई में खोल सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में खोल सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में खोल सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, है ना? ये बहुत पूछा गया है कि कौन से बैंक में आप अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका बैंक नहीं है दोस्तों, ये सरकार का बैंक है, ये सरकार को कर्जा देगा। ये बैंकों का बैंक है, ये बैंकों को कर्जा देगा। ठीक है, ये आपको नहीं देगा। आपको कर्जा लेना है तो इसके अंतर्गत जो बैंक आते हैं, जिसको आप अनुसूचित और वाणिज्यिक बैंक बोलते हो, वहां जाके अकाउंट खोलो। तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक, ये सब क्या है? वाणिज्यिक बैंक है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रही है। वो आपसे पैसा लेती है और आपको ब्याज देती है। जब आपको पैसा उधार देती है तो आपसे ब्याज लेती है। इसी बीच में वो क्या करती है? लाभ कमाती है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। आरबीआई में आप अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। चलिए अगला देख लेते हैं। 2019 में पुनर्गठन करते हुए कितने नई प्राथमिक कृषि साख समिति बनाए? ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है, बताइए, फिर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, है ना? कमेंट करके बताइए। 2019 में जब पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चर किया गया प्राथमिक कृषि साख समिति को, तो उसकी संख्या कितनी बढ़ाई गई? कितने नए प्राथमिक कृषि साख समिति बनाए गए? तो बताइए कमेंट करके इसका ऑप्शन। मैं आपको बताता हूं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 725 नए प्राथमिक कृषि साख समिति बनाए गए। कितने? 725 नए प्राथमिक
कृषि साख समिति बनाए गए। ठीक है, 725 नए प्राथमिक कृषि साख समिति बनाए गए, है ना। पुनर्गठन के पहले कितने थे? 1333 प्राथमिक कृषि साख समिति थी। दोनों याद रखिए, पूर्व में कितनी थी, ये बहुत बार पूछा है ना। 1333 प्राथमिक कृषि साख समिति थी जो लोन देती थी ग्राम स्तर पर। 2019 से पहले 1333 थे। 2019 में रीस्ट्रक्चर किया गया, पुनर्गठन किया गया, 725 नए बनाए गए और टोटल कितने हो गए अभी वर्तमान में पुनर्गठन के बाद? 2058। पुनर्गठन के बाद 2058, 725, है ना, 5 3 8। ठीक है, उसके बाद 3 2 5, 7 3 10 और 2, ये हो गया 2058। ठीक है, पहले से थे 1333, नए बनाए गए 2019 में 725, टोटल हो गए वर्तमान में 2058। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप 30 था। सहकारी बैंक की शाखाओं का विस्तार कहां तक होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सहकारी बैंक का काम करने का जो रेंज है वो कहां तक होता है? बताइए कमेंट करके, सहकारी बैंक की शाखाओं का विस्तार कहां तक होता है? ठीक है, आपको पता है ना, कि भैया सहकारी बैंक एक राज्य तक ही चलता है। सहकारी बैंक एक राज्य तक ही चलता है ना। हर राज्य का अपना सहकारी बैंक होता है। ठीक है, तो इसकी शाखा एक राज्य तक ही सीमित होती है ना। देखिए, सहकारी बैंक को चलाने वाले 3 नियम हैं। एक है सहकारी अधिनियम, सहकारी सोसाइटी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम 1904। ठीक है, दूसरा नियम चलता है इसमें राज्य सरकार का, और तीसरा ही नियम चलता है आरबीआई का, केवल कुछ विषय में, केवल कुछ विषय में। ठीक है, केवल कुछ विषय में। अब चूंकि ये सहकारी सोसाइटी है, इसलिए सोसाइटी अधिनियम के तहत इसको पंजीकृत किया जाएगा रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि ये सहकारी सोसाइटी है, सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा। सोसाइटी कहां बन रही है? राज्य सरकार में, इसीलिए राज्य सरकार उसको मॉनिटर करेगी, उसके लिए नियम बनाएगी। अब चूंकि ये बैंक वाली संस्था है, तो बैंक के लिए इसमें किसका नियम लागू होगा? आरबीआई का। पर याद रखिए, आरबीआई के नियम केवल कुछ विषय में ही लागू होते हैं, केवल कुछ विषय में। अधिकांश सहकारी सोसाइटी अधिनियम और राज्य सरकार के अधिनियम से शासित होती है, और ये राज्य सरकार बनाती है, इसीलिए इसकी शाखा कहां तक? एक राज्य तक ही रहेगी। छत्तीसगढ़ सोसाइटी जो है वो छत्तीसगढ़ में ही चलेगी, मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी, मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश में चलेगी। तो इस प्रकार इसकी जो कार्य क्षेत्र है वो एक राज्य तक ही सीमित होता है। तो ये हमारे बैंकिंग प्रणाली से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन थे दोस्तों। ठीक है, हमने कोशिश किया है कि हर क्वेश्चन का डीप में क्या करे, विश्लेषण करे, एनालिसिस करे, और उस पर अधिक से अधिक चर्चा हो, जिससे क्या हो, आपका पूरा रिवीजन हो जाए। मैं पहले भी बोल रहा हूं कि हमारे पूरे जो ये सीरीज है ये क्विक रिवीजन के फॉर्म में डिसाइडेड है, बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहूं तो सिर्फ ऑप्शन बोल के आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मैंने हर क्वेश्चन में ऑप्शन को भी पूरा डिफाइन किया है, क्वेश्चन को भी पूरा डिफाइन किया है, केवल इसलिए ताकि आपका क्विक रिवीजन होते जाए और डाउट की संभावना या गलती की संभावना ना रहे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, अगर आपको एडीओ के एग्जाम के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप योगेन साहू ऑनलाइन ऐप पे जाकर जानकारी ले सकते हैं। जो मोबाइल नंबर आपको शो हो रहा है संस्था का, वहां से जानकारी ले सकते हैं। और मैं लास्ट में यही बोलूंगा दोस्तों कि हम साथ मिलकर कुछ बहुत अच्छा करेंगे, इसीलिए बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।